नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को। देश के जाने माने धर्म गुरुओं में से एक हैं और शायद देश के ऐसे इकलौते धर्मगुरु हैं जो राजनेता भी हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आपसे बातचीत धन्यवाद करने का मानक जी। मकसद आचार्य जी ये है क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस अक्सर फंस जाती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, खासतौर से पिछले 5-7 साल में आए और उन पर आप बड़े खुलकर बोलते हैं। कांग्रेस बोले ना बोले, मैंने हाल में आपका एक बयान सुना कि प्रियंका गांधी को कमान सौंप देनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रियंका को सौंप देनी चाहिए? उससे क्या होगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बहुत ही साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ये बात एकदम पक्की है कि इस देश के अंदर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के अंदर प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। ऐसा नेता जो जनता के मन को छूता हो, जो जनता में लोकप्रिय भी हो और जनता में उसकी स्वीकार्यता भी हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो। मासेज के अंदर प्रियंका जी की बहुत अपील है। लेकिन मानक जी, राहुल गांधी के साथ बहुत गहरी साजिशें हुई हैं। दो सवाल यहां पैदा होते हैं। पहला, समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा नहीं दिया। लालू यादव जी की पार्टी चुनाव हारी, लेकिन तेजस्वी जी ने इस्तीफा नहीं दिया। क्षेत्रीय दलों में सब जगह, महाराष्ट्र में भी पार्टी चुनाव हारी, शरद पवार जी ने इस्तीफा नहीं दिया। बंगाल के अंदर बीजेपी की बहुत बड़े लेवल पर पार्लियामेंट में जीत हुई, लेकिन ममता जी ने इस्तीफा नहीं दिया। देश के राजनीतिक सीन पे जरा नजर डालिए। 2019 में जब नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीते तो केवल कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने नैतिक मूल्यों का निर्वहन किया। लेकिन जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का दायित्व था कि राहुल गांधी के इस भाव को एप्रिशिएट करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए दूसरा अध्यक्ष चुनते। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऐसा नहीं किया। जब ऐसा नहीं हुआ तो देश में एक मैसेज जाना शुरू हो गया कि राहुल गांधी को मनाया जा रहा, राहुल गांधी को मना लेंगे, राहुल गांधी रूठ गए हैं। तो राहुल गांधी की जो इमेज थी वो धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर उन्हें अध्यक्ष बनना होता तो वो बन जाते। तो मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही दूरदर्शिता और नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए ये फैसला लिया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। ओके आचार्य जी, आपने कहा अखिलेश चुनाव हार गए, इस्तीफा नहीं दिया, तेजस्वी चुनाव हार गए, इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी तो लगातार चुनाव पे चुनाव हार रहे थे। नंबर एक, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। मैं इस पर आ रहा हूं, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद नया अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा पार्टी को? क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो और खासतौर से जो नाराज सदस्य हैं, उनका यह कहना है कि गांधी परिवार को चुनावी प्रक्रिया शुरू करवानी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि या तो गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बने या परिवार के अंदर का कोई अध्यक्ष बने। इतनी जो ये स्थिति साफ नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बनने को तैयार नहीं है, प्रियंका गांधी बनने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी की अब उम्र हो चुकी है और वो तो बीमार भी हैं, उनका स्वास्थ्य भी इजाजत नहीं देता है। तो ये जो स्थिति है ये क्यों फंसी हुई है ना अभी तो? मानक जी, एक तो आपने सवाल उठाया कि राहुल गांधी निरंतर हार रहे थे। मैं इस पर सहमत नहीं हूं। 2018 के अंदर राहुल गांधी की अध्यक्षता के अंदर राजस्थान में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और तीनों ये हिंदी हार्टलैंड थे और इतने बड़े राज्य हैं। तीनों के अंदर डायरेक्ट बीजेपी से हमारी फाइट हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में तीनों राज्य हमने बीजेपी से छीने। तो राहुल गांधी को असफल हम नहीं कह सकते। दूसरा सवाल, आपने कहा कि साहब सारे नेताओं ने कहा कि नहीं, आपका सवाल है कि नया अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा। अरे भाई, यही तो मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं जो आज चिट्ठी लिख रहे हैं
इन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर एक बार क्यों नहीं कहा कि हम राहुल गांधी ने जो इच्छा व्यक्त की है, राहुल गांधी ने जो फैसला किया है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैडम दूसरा अध्यक्ष बना दीजिएगा। राहुल गांधी ने या गांधी परिवार ने कब कहा मानक जी कि हमारे ही परिवार का अध्यक्ष होगा पहली बार? और अगर गांधी परिवार चाहता कि वही अध्यक्ष के पद पे काबिज रहे तो रोकता कौन? जैसे राहुल जी हटे थे, प्रियंका गांधी को बनाया जा सकता। पर सच तो ये है ना कि अध्यक्ष नहीं है, चुनाव नहीं हो रही, आवाज उठाई। 2 साल से, इतने साल हो गए बिना अध्यक्ष के है अभी भी। सच तो यही है, अध्यक्ष कहाँ है? इसीलिए बीजेपी को बार बार मौका मिलता है। बिना नेता पार्टी चल रही है, बिना नीति पार्टी चल रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे एक कदम और आगे कह रहा हूं। मैं भी यही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को जो आज तक अध्यक्ष नहीं मिला, क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ राहुल गांधी है? मैं ऐसा मानता हूं कि उसका जिम्मेदार जितने राहुल गांधी नहीं है, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी जिम्मेदार है। तो सवाल जब उठता है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और तमाम कांग्रेस के नेता कहते हैं साहब हम क्या करें? अरे भाई क्यों नहीं करें, आप नया अध्यक्ष चुन लो। समझ गया मैं। इसका मतलब आचार्य जी आप कह रहे हैं कि गांधी के बिना कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती। गांधी कांग्रेस पार्टी की आत्मा है, उसका दिल है, और इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि अब बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल बनना नहीं चाहते और गांधी के बिना पार्टी आगे बढ़ेगी नहीं। तो प्रियंका गांधी का आप समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलना चाहिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मांग है और ये देश की राजनीति की भी मांग है, क्योंकि देश इस समय बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारत के अंदर जो राजनीतिक हालात है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कहना चाहता हूं कि देश विभाजन के कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह 7 साल का शासन किया है, नफरत की दीवारें खड़ी हो गई हैं। डेवलपमेंट के नाम पे, आर्थिक दृष्टिकोण से, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार फेल हो चुकी है। कोरोना पेंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, लोगों ने ऑक्सीजन के बिना, गैस के सिलेंडरों के बिना, बेड के बिना, दवाइयों के बिना तड़प तड़प के दम तोड़ा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो विकल्प के रूप में देखा जाता है तो कांग्रेस ही दिखती है, कांग्रेस ही दिखाई देती है। अगर कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर होगा तो फिर बीजेपी का मुकाबला कौन करेगा? तो प्रियंका गांधी देश के लिए भी ये जरूरी है कि कांग्रेस एक सशक्त भूमिका निभाए और कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिले। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष कौन देगा? तो वो तो कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है। राहुल जी ने जब ये कह दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, जब नहीं बने राहुल जी, तो अब सवाल उठता है कि कांग्रेस में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, जिसको देश की जनता में भी जिसकी अपील हो और कांग्रेस का कार्यकर्ता सहर्ष स्वीकार कर ले। और कांग्रेस के अंदर जो 2 खेमे बन गए हैं, उन 2 खेमों में भी जिसकी स्वीकारता हो, तो वो तो सिर्फ प्रियंका गांधी है। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी यूपी के चुनाव में आपको साथ लेकर योगी जी को हराने जा रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश एकदम डिफरेंट स्टेट है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी सब राज्यों से अलग है। यहां जाति और धर्म का कुरुक्षेत्र सजा हुआ है और बीजेपी ने धर्म के आधार का चक्रव्यूह सजा दिया है। और इस चक्रव्यूह में इस चक्रव्यूह में घुस करके वापस लौट पाएगा जो इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानता होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का होने वाला 2022 का चुनाव एक तो धर्म के आधार पर होगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होने का मतलब ही यह है कि धार्मिक उन्माद चरम सीमा पे पहुंचेगा। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब पोलराइजेशन होता है उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। और मुझे अभी भी आशंका है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो भयानक पोलराइजेशन का चुनाव होगा। तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी फिर उसमें? हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास आपके जैसा धर्मगुरु है और एक हिंदू चेहरा है, उसके बावजूद यूपी में तो आपकी स्थिति आपको पता ही है क्या है। देखिए मानक जी, स्थिति तो बंगाल में भी बीजेपी की पिछले चुनाव में 3 थी और अब 100 के नजदीक पहुंच गई। राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कल क्या था और आज क्या हो जाएगा ये नहीं सोचना चाहिए।
बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, जबकि भगवान श्री राम के मंदिर का तो ताला कांग्रेस के राज में खुला, शिलान्यास कांग्रेस के राज में हुआ। ऐसा है नहीं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने धर्म की राजनीति नहीं की है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता था कि ये देश सबका है, देश की आजादी में सबका रोल रहा है। लेकिन अब वो देश बदल गया। एक जमाना था जब मुसलमान वोट बैंक होता था मानक जी, आज हिंदू वोट बैंक बन चुका है। इस बात को कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा और विपक्षी नेताओं को भी समझना पड़ेगा। अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं आप, तो बहुत सोच समझ के फैसले लेने की जरूरत है। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, और दूसरे नेताओं विवादित मुद्दों पर बोलती नहीं है, लाइन लेने से बचती है, क्योंकि कहीं एक वर्ग नाराज ना हो जाए। आप क्योंकि खुलकर बोलते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आपको कभी घुटन होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू धर्मगुरु कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे हैं? जो सच्चा धर्मगुरु होगा वो धर्म के साथ होगा, और धर्म कहां है? जहां सत्य होगा। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की विरोधी है, ये नैरेटिव भाजपा ने सेट किया है। कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा, कांग्रेस की आत्मा है गांधी, और गांधी क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी की छाती में जब गोली लगी तो गांधी जब जमीन पे गिरे तो क्या निकला मुंह से? हे राम। गांधी जब जमीन पे गिरते हैं तो उनके मुंह से हे राम निकलता है। जब गांधी ने प्राण त्यागे, हे राम के साथ त्यागे, तो कांग्रेस गांधी के उस हे राम के साथ है। नहीं, ये आप धर्मगुरु की तरह प्रवचन करने लगे। मैं राजनेता का जवाब चाह रहा हूं। 370 पर कांग्रेस फंस जाती है, ट्रिपल तलाक पर कांग्रेस फंस जाती है, ये सारे मुद्दे हैं ना। जनसंख्या कंट्रोल पर कांग्रेस फंस जाती है, तमाम कानून, इस तरह के तमाम मुद्दे। तो इस पर आप खुलकर बोलते हैं। क्या यही वजह है क्या आचार्य जी कि आज ये हाल है? और मैं आपसे इसीलिए पर्सनली पूछ रहा हूं, क्या आप असहज महसूस करते हैं क्या कि आपकी तो बड़ी क्लियर इस पर एक राय रहती है और कांग्रेस पार्टी की राय नहीं होती है इन मुद्दों पर? मानक जी, 370 का मुद्दा है या पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा है या भगवान श्री राम के मंदिर का मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी ने ये कब कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हम उसे मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, भगवान श्री राम के मंदिर के बनने का निर्णय आया, तो प्रियंका गांधी ने स्वागत किया, कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया, मैंने खुद स्वागत किया। दूसरा, 370 का जब विषय आया तो 370 को हटाने का फैसला भारत की संसद के द्वारा लिया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया। कांग्रेस पार्टी के अंदर दो विचार थे। एक वो नेता थे जो ये कह रहे थे कि 370 को हटाया नहीं जाना चाहिए, 370 को नहीं हटाना चाहिए, 370 को हटाना संविधान के खिलाफ है। कुछ थे जो ये कह रहे थे कि 370 को हटाना देश की जनता चाहती है, देश की जनता और देश की भावना ये है कि 370 हट जाए। ये दोनों मैंने खुद कहा, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सचिन पायलट ने कहा। जहां तक सवाल है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का, भाई बीजेपी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहती है तो बीजेपी बिल लाए, कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आता है तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि देश की आबादी को नियंत्रित किया जाए। उसमें हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा वो सिर्फ मुसलमानों पे लागू होगा, हिंदुओं पे लागू नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ईसाई, बौद्ध सब पे लागू होगा। तो लेकिन भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और बीजेपी, आरएसएस कंट्रोल बिल नहीं लाना चाहती। ये दिखाना चाहती है हिंदुओं को कि देखिए, हम इस बिल को ला करके मुसलमानों की आबादी नियंत्रित करना चाहते हैं, हम मुसलमानों का जो वोट बढ़ रहा है इसको नियंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारी सरकार ले आओ। मैं तो खुलेआम मैं तो मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार लाए ये बिल, बिल्कुल लाए, स्वागत करेंगे हम। कांग्रेस पार्टी का फैसला क्या होगा, इट विल बी डिसाइड बाय कांग्रेस पार्टी, इट विल बी डिसाइड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ठीक है, ओके। तो यूपी में चुनाव में क्या होने जा रहा है आचार्य जी? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता
उत्तर प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन अगर विपक्ष अपने अपने अहम में रहा, अगर विपक्ष जरा सी भी नासमझी के राह पे चला, तो फिर वही परिणाम आएगा जो बीजेपी चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का होने वाला चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के परिणाम का प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव का परिणाम आएगा, उसी से भारत के राजनीति के भविष्य की दिशा तय होगी। 2024 में क्या फैसला होगा, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्धारित करेगा। मतलब योगी जी मोदी जी का भविष्य तय करेंगे, यही कह रहे हैं ना आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव जीतती है और योगी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो 2024 में योगी ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होंगे। ये आरएसएस की रणनीति का हिस्सा है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो ये उनकी मूर्खता है। बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम हमसे बातचीत करने के लिए और हर बार की तरह बेबाकी से हर मुद्दे पर। थैंक यू मानक जी, न्यूज़ 24 और मानक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।